हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। कल यानी कि 22 फरवरी को आप लोगों का क्लास 12 बिजनेस स्टडी का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें हम आप लोगों को अब तक के झारखंड बोर्ड जेक बोर्ड की तरफ से बिजनेस स्टडी में जो एमसीक्यू पूछा गया है, उन चैप्टर बाय चैप्टर उन सारे एमसीक्यू को हम आप लोगों को करवाने वाले हैं। और ये सिर्फ आप लोगों का एमसीक्यू होगा। 2024 से लेकर के उससे पहले तक जो भी एग्जाम हुआ है, उसमें चैप्टर बाय चैप्टर जो एमसीक्यू पूछा गया है, उन सारे एमसीक्यू हम करवा रहे हैं। ठीक है। और इसका जो सब्जेक्टिव आप लोगों को करना होगा, तो सब्जेक्टिव के लिए हम पिछले साल में ही पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सारे चैप्टर्स का एक-एक क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी वालों के लिए अलग और इंग्लिश वालों के लिए अलग वीडियो अपलोड किए थे। जिसमें जो हम लोगों का बिज़नेस स्टडी में 11 चैप्टर इस साल पढ़ना है, उन 11 का 11 चैप्टर का हिंदी वालों के लिए अलग से वीडियो होगा, इंग्लिश वालों के लिए अलग से वीडियो होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बिज़नेस स्टडी में सब्जेक्टिव का भी अच्छा से तैयारी हो, तो हम आपको बोलेंगे कि उन वीडियो को आप एक बार ज़रूर चैप्टर बाय चैप्टर सारे वीडियो को देख लेना। देखो, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से जिन लोगों का तैयारी नहीं हुआ है, उन लोगों को अभी तैयारी करने से पीछे हटना नहीं है। जितना ज़्यादा मेहनत रहेगा, उतना ही ज़्यादा आप लोगों का शानदार एग्ज़ाम में नंबर आएगा। ठीक है? और मेरा थोड़ा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। इतना ज़्यादा बॉडी दर्द हो रहा है कि क्या बोले, बैठा नहीं जा रहा है। कमर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, सर ऐसा लग रहा है कि पूरा फट जाएगा सर। ठीक है? और दवा खा रहे हैं, दवा खाने से भी ठीक नहीं हो रहा है। पूरा बॉडी का टेम्परेचर कभी ऊपर, कभी नीचे हो रहा है। लेकिन चूँकि आप लोगों का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम है, तो अभी हम लोग इसमें लापरवाही बरत भी नहीं सकते हैं। इसलिए हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा-सा अगर मेरा ऑडियो क्वालिटी डाउन होगा, तो थोड़ा-सा आप लोग मैनेज कर लोगे इसको, ठीक है? चलो, क्वेश्चन ये हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जितना 11 चैप्टर है, उन सबको करेंगे। एक चैप्टर इस साल डिलीट है, जो हम लोगों का फाइनेंशियल मार्केटिंग था, जो वित्तीय बाजार था, जिसमें शेयर, डिबेंचर हो गया, सेबी के बारे में पढ़ना था, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट के बारे में पढ़ना था, पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो वो चैप्टर को मत पढ़ना, क्योंकि वो चैप्टर डिलीट हो गया है, वहाँ से नहीं पूछेगा। इसके अलावे हम जो आप लोगों का परख पढ़वाए थे, यानी परख जो सोल्व किए थे, परख का वीडियो देख लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और प्लस इस साल का जो जेक बोर्ड का मॉडल पेपर है, वो भी देख लेना आप लोग, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा ही जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, बोल रहा है कि समन्वय स्थापित कौन करता है? ये नहीं बोला कि किनके-किनके बीच होता है। अगर बोलता कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश बिटवीन, तो ये सबके बीच होता है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, एम्प्लॉयी, आपका डिपार्टमेंट, सबके बीच। लेकिन ये वो नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन में समन्वय बनाने का काम कौन करेगा? तो भाई सबको साथ लेने का काम जो होगा, वो टॉप लेवल मैनेजर करेगा। कौन करेगा? टॉप लेवल, उच्च स्तर के प्रबंधन द्वारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का ये जिम्मा होता है कि ये सब लोगों को आपस में जोड़ के चले। और जब बात कंट्रोलिंग का आएगा कि कंट्रोलिंग कौन करेगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो टॉप लेवल ही करेगा, क्योंकि हर किसी को आगे जाके टॉप लेवल ही कंट्रोल करता है। ठीक है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रबंध की प्रकृति है, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज़। तो एक जो प्रबंध होता है, वो जन्म भी लेता है और उसको बनाया भी जाता है, यानी ये दोनों होता है, जन्मजात प्रतिभा और अर्जित प्रतिभा दोनों होता है। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होता है, वो बोथ होता है एन इनबोर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी, यानी हम पैदा होते ही या तो हम मैनेजर हो जाएँगे, या तो फिर हम अपने मेहनत से मैनेजर बन सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रबंध एक पेशा है या कथन है? मैनेजमेंट इज़ ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज़। देखो, किसने कहा था कि प्रबंध एक पेशा है? देखो, पेशा याद रखना। क्या याद रखना? पेशा। और पेशा से आपका बन जाएगा ये पैसा। पैसा से क्या बन जाएगा? पैसा। और बताओ, पैसा पैसा करती है, पैसे पे तू मरती है। सॉरी, हम ये बोल रहे हैं कि पैसा-पैसा जो है, ये कौन देश हमेशा चिल्लाता रहता है? पैसा-पैसा, तो ये अमेरिका चिल्लाते रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। यानी प्रबंध एक पेशा है, ये कथन किसने कहा था? अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, इसने कहा था। ठीक है? मैनेजमेंट अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बोल रहा है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज। तो एक मैनेजमेंट का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो सबके लिए होता है, क्योंकि एक मैनेजर जो है ना, वो सबके लिए काम करेगा। ठीक है? एक प्रबंध सबके लिए काम करेगा, तो ये सबके लिए इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रबंध है, मैनेजमेंट इज, तो भाई प्रबंध कला और विज्ञान दोनों होता है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ। ठीक है? क्योंकि मैनेजमेंट करने के लिए जरूरी नहीं है कि मेरे पास कोई स्किल है तो ही हम मैनेजमेंट करेंगे। हम स्किल से भी कर सकते हैं, और बाकी जो हमको पता है एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं। 6 और 7 नहीं पढ़ना है, इसलिए उसको हटा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूज़ होइएगा। किन अधिकारियों का चयन होता है? सिलेक्शन ऑफ एन एग्जीक्यूटिव इज। अब देखो, ध्यान से समझना।
बोल रहा है कि किन कर्मचारियों का चुनाव होता है? अगर ऑप्शन नंबर सी पे पढ़े, उच्च श्रेणियों के अधिकारियों का टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव तो नहीं, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों सर? क्योंकि भाई टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव तो खुद मालिक है, तो मालिक का चुनाव कैसे होगा? मान लो अगर मान लो अगर वो लोग आपस में एक-दूसरे को चुनने लगेगा कि ए भाई तुम बॉस मत बनो, बॉस हम बन जाएँगे। ए भाई तुम सीईओ मत बनो, हम सीईओ बन जाएँगे। ए भाई तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मत बनो, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएँगे। ऐसा थोड़ी होता है, वो लोग तो मालिक है, मालिक का सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक? ऑप्शन नंबर बी मिडल लेवल एग्जीक्यूटिव यानी कि मध्य श्रेणी अधिकारियों का। तो भाई मिडल लेवल एग्जीक्यूटिव का भी सिलेक्शन नहीं होता। क्यों सर? क्योंकि मिडल लेवल एग्जीक्यूटिव का ना प्रमोशन होता है। भाई प्रमोशन करके मैनेजर बनता है, किसी को डायरेक्ट मैनेजर का नौकरी थोड़ी मिल जाता है भाई, प्रमोशन होता है। फ़िल्म थोड़ी है कि हीरो हीरोइन से इम्प्रेस होकर के उसको डायरेक्ट मैनेजर बना देगा। नहीं भाई, रियल लाइफ़ में ऐसा नहीं होता है ना? रियल लाइफ़ में प्रमोशन होके कोई मैनेजर बनता है। तो अब अगर बच गया कि चुनेंगे किसको, तो हमेशा चुना जाता है निम्न श्रेणी के अधिकारियों का, लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स को चुना जाता है। तो मैनेजमेंट का जो 3 लेवल हम लोगों का होता है, टॉप, मिडल, लोअर, उसमें से जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, उन लोगों का सिलेक्शन किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ हम समझा दे रहे हैं। टॉप लेवल का काम होता है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करने का। मिडिल लेवल का काम होता है सिलेक्शन करने का। सिलेक्शन करने का काम करेगा मिडिल लेवल, ठीक है? और लोअर लेवल का काम होता है डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का। आया मेरा बात समझ में? ठीक है? यानी उच्च स्तर के प्रबंध, नियोजन और संगठन वाला काम सँभालेगा। मध्य स्तर का प्रबंध, नियुक्तिकरण का काम सँभालेगा और जो नीचे है हम लोगों का अपना हम लोगों का जो निम्न स्तर प्रबंध है, उसका काम होगा निर्देशन और नियंत्रण करने का। इसको याद रखना थोड़ा-सा, ठीक है? अब देखो ये देखो क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है हम लोगों का? बोल रहा है प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, मैनेजमेंट कंट्रोल इज़ डन। अब बोल रहा है कि पूरे ऑर्गेनाइज़ेशन को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? तो भाई पूरे ऑर्गेनाइज़ेशन को कंट्रोल वही करेगा ना जो बॉस होगा। तो बॉस होता है टॉप लेवल में, यानी बॉस होता है टॉप लेवल में यानी कि उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा। उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, पर्यवेक्षक किसके बीच की कड़ी है? सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन। ये क्वेश्चन 2023 और 2024 दोनों साल ये क्वेश्चन पूछा था। एक जो सुपरवाइजर होता है, अब थोड़ा-सा आप नोटिस करो कि ये जो हम लोगों का 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है, टॉप, मिडल, लोअर। ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, इसमें आता है सुपरवाइजर। तो ये जो सुपरवाइजर है, वो किसको-किसको जोड़ेगा? नीचे श्रमिक लोग होता है, कर्मचारी होता है, तो ये कर्मचारी और किसको जोड़ेगा? मिडल लेवल को, यानी मध्य स्तर और कर्मचारियों को ये जोड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कर्मचारी तथा मध्य स्तर के प्रबंध को, यानी वर्कर्स एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 10 का। ये कंटिन्यू 2 साल पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ये भी पूछा है 2024 में। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, या कथन है रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू एक्सटेंट एट इन डिस्ट्रॉय इट। ये किसने कहा था? अब देखो इसको याद करने का हम नॉर्मल तरीका बता दे रहे हैं। बोल रहा है गलत संगठन संरचना बर्बाद कर देती है। देखो नष्ट कर देती है। नष्ट कर देती है का मतलब क्या होता है? बर्बाद कर देगा। क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। अब बताओ, नॉर्मल लोग नहीं बोलता है कि अरे दारू कभी नहीं पीना। अरे क्या नहीं पीना? दारू कभी नहीं पीना। दारू पियोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। दारू, दारू मत पीना। और जो दारू पीता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग ड्रंकर। जो दारू पीता है उसको क्या बोलते हैं? ड्रंकर। दारू पीने वाला बर्बाद हो गया, दारू पीने वाला बर्बाद हो गया। तो आपको ड्रंकर याद रखना है। दारू पीने वाले को बोलते हैं ड्रंकर। तो राइट आंसर होगा इसका ड्रंकर, यानी ये ड्रंकर बोला था। कौन बोला था? ड्रंकर। बताओ लाइफ में कभी आप इस चीज़ को भूलोगे? कभी नहीं भूलोगे। और एटलीस्ट कल एग्ज़ाम में अगर ये पूछा तो कल तो एकदम डेफिनिटली इसको नहीं है भूलोगे। है ना? सर जी बोले थे कि ड्रंकर है। तो इतना ही जो है हम लोगों का लेसन 1 से जो है वो एमसीक्यू पूछा था। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अच्छा सर, इतना एमसीक्यू कर लेंगे तो क्या ये चैप्टर कंप्लीट हो गया? देखो, अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो कल के लिए अगर सिर्फ़ इतना पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इसके अलावे आपको मॉडल पेपर करना है इस साल का, पिछले 2-3 साल का मॉडल पेपर करना है, परख का मॉडल पेपर करना है और पिछले 2-3 साल का एक्स्ट्रा और पीवाईक्यूज़ कर लेना है, और जो एक गेस पेपर आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लेना। बस भाई इतना हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और अगर आप पूरे बिज़नेस स्टडी का चैप्टर बाय चैप्टर एक एमसीक्यू पढ़ना चाहते हो, जिसको अगर हम पूरा चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएँगे तो 2 से 3 घंटा तक भी चला जाएगा शायद। तो अगर वैसे पढ़ना है तो बोल देना, नहीं तो 100 एमसीक्यू करना होगा तो वो भी हमको बता देना। अब आते हैं हम लोग लेसन ओ भाई!
ले, ये क्या हो गया देखा? देखा कैसे पगलाता है ये? देखा ना इसको, ये कहाँ था, कहाँ से कहाँ भाग गया ये। गज़ब! चलो लेसन 2 पे आते हैं। लेसन 2 का नाम है प्रबंध के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चलो इसमें से भी क्वेश्चन पूछेगा, 100% पूछन क्वेश्चन पूछेगा। हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। देखो हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों को बताया था। अब इसके ऊपर पहले कुछ-कुछ नोट्स लिख लेना। हेनरी फ्योल कहाँ के रहने वाले थे? तो हेनरी फ्योल फ्रांस के रहने वाले थे। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में। हेनरी फ्योल ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द जर्नल थ्योरी ऑफ इंडस्ट्री, द जर्नल थ्योरी ऑफ इंडस्ट्री। अरे भाई नाम भूल गए। द जर्नल थ्योरी ऑफ इंडस्ट्री। गजब है। तबीयत खराब हो गया, मेरे दिमागे में नहीं याद आ रहा है नाम। एक बार देख लेना। हाँ, ये बुक कौन-सा बुक लिखा था? अगर आप लोग को पता है तो नीचे प्लीज़ कमेंट कर देना। हँसना नहीं कि अरे यार ये कैसे सर रही तो अपने ही भूल जाता है। हम लोग को क्या पढ़ाएगा ये? थोड़ा तबीयत खराब है ना इसलिए हम भूल गए। क्या नाम था? जर्नल थ्योरी द जर्नल इंडस्ट्रियल में हाँ, द जर्नल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। द जर्नल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक इन्होंने एक बुक लिखा था। उस बुक में उन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांतों को बताया था। क्लियर? अब ये जो प्रबंध के 14 सिद्धांत हैं, आपको इनका नाम भी याद रखना है। कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछता है, 5 नंबर का क्वेश्चन में पूछेगा कि प्रबंध के 14 सिद्धांतों को बताओ या हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंधित, हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिबंधित यानी हेनरी फ्योल द्वारा प्रोपाउंडेड किया गया हुआ प्रबंध के 14 सिद्धांतों को बताओ। 5 नंबर का क्वेश्चन, तो नाम ज़रूर याद रखना। ठीक है? हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में। कितने सिद्धांतों को बताया था? 14 सिद्धांतों को। कौन-सा बुक में बताया था? द जर्नल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ऐसा करके कुछ था, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट करके कुछ था। और इसलिए हेनरी फ्योल को प्रबंध के सिद्धांतों का पिता कहा जाता है। प्रबंध के सिद्धांतों का क्या कहा जाता है? पिता, या इसी को बोला जाता है प्रशासनिक प्रबंध। ये भी याद रख लेना, लिख दे रहे हैं। प्रशासनिक प्रबंध का पिता यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का फादर भी इनको कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव याद रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का फादर भी इनको कहा जाता है। ठीक है? इतना याद रखना, इनमें से कोई एक क्वेश्चन हेनरी फ्योल के ऊपर 110% कल एग्जाम में पूछ रहा है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 2, वैज्ञानिक प्रबंध कब शुरू किया गया? व्हेन वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस? तो देखो पूरे विश्व में साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो 1913 को आया। किसके द्वारा लाया गया? एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा। एफ डब्ल्यू टेलर का पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर। कहाँ के रहने वाले थे? तो एफ डब्ल्यू टेलर अमेरिका के रहने वाले थे। उनका जन्म अमेरिका में हुआ था। अच्छा एक चीज और बताने भूल गए थे। हेनरी फ्यूल जो था ना वो एक खनन इंजीनियर था, यानी कि माइनिंग इंजीनियर था। और जो एफ डब्ल्यू टेलर था वो हम लोगों का एक मैकेनिकल इंजीनियर था। एफ डब्ल्यू टेलर क्या थे? एक मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियर थे एफ डब्ल्यू टेलर। और एफ डब्ल्यू टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध को खोजा, इसलिए एफ डब्ल्यू टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता बोला जाता है, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है? ये तीन इन दोनों के बारे में याद रखना, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और ऐसा भी हो सकता है पूछ दे कि एफ डब्ल्यू टेलर को जो है वो कब प्रबंध का काम कब सौंपा गया था? तो याद रखना 1888 को सौंपा गया था उसको। ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर्स आर। अरे भाई वैज्ञानिक प्रबंध में जब मतलब जब वैज्ञानिक प्रबंध से उत्पादन होगा, काम होगा, तो इससे उपभोक्ताओं को लाभ होता है, यानी कि बेनिफिट मिलता है। ठीक है? आगे मानसिक क्रांति मूलाधार है, मेंटल रिवोल्यूशन इज एसेंस ऑफ। तो जब साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंध अपनाया गया तो इसका मूल उद्देश्य यही था कि मानसिक क्रांति हो, यानी लोगों का सोच बदले और बिजनेस में जो कैपिटल और आप जो बिज़नेस में जो कैपिटल और लेबर है, वो दोनों आपस में कभी कोलैप्स ना करे, आपस में कभी लड़े ना वो लोग। वैज्ञानिक प्रबंध का पिता किसे कहा जाता है? यानी वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, अभी बताएँ, एफ डब्ल्यू टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। ठीक है? कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक है? याद रखना। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल है। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यूज हर जगह किया जाता है। लचीला फ्लेक्सिबल है, एब्सोल्यूट संपूर्ण नहीं है। क्या नहीं है? संपूर्ण नहीं है ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। बिहेवियर यानी व्यवहारिक होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट संपूर्ण नहीं है। ठीक है? इस चीज को याद रखोगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये क्वेश्चन 2023 का एग्जाम में हम लोगों को पूछा था। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल क्या रहा है? स्टेटमेंट टाइप का है, इसको पढ़ते हैं।
वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए द एक्सपेरिमेंट्स डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर। तो एक जो वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने जो है वो किन किन चीजों के ऊपर प्रयोग किया था, तो उन्होंने तीन चीजों के ऊपर प्रयोग किया था। एक गति अध्ययन, दूसरा थकान अध्ययन, तीसरा समय अध्ययन, यानी मोशन स्टडी, फैटिग्यू स्टडी और टाइम स्टडी। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बोल रहा है प्रबंध के सिद्धांत है यूनिवर्सल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक यानी गतिशील है। सही बात है, समय के हिसाब से वो ऊपर-नीचे होते रहेगा। फ्लेक्सिबल अपने हिसाब से उसको लोचपूर्ण बदल सकते हैं, बिल्कुल। यूनिवर्सल है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतिकर्ता थे। द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वाज, अभी तो बताएं प्रशासनिक प्रबंध का पिता कौन था? प्रशासनिक प्रबंध का पिता था सर हेनरी फ्योल, जिनका जन्म फ्रांस में हुआ था और वो एक माइनिंग इंजीनियर थे। उन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांतों को बताया था और उस बुक के बारे में जो बताएं वो याद रखना। ठीक है, चलो आगे। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? लो भाई, हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, फ्रांस में। अमेरिका में जन्म किसका हुआ था? अमेरिका में जन्म एफ.डब्ल्यू. टेलर का हुआ था। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 हो गया, इतना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये पीवाई क्विज में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? चलो अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका नाम है व्यावसायिक वातावरण यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक, चलो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बोला सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। तो याद रखना, सोशल इन्वायरमेंट यानी हमारा जो समाज है वो परिवार को लेके बनता है। समाज किसको लेके बनता है? परिवार को लेके बनता है। सोसाइटी क्या को लेके बनता है? फैमिली को लेके बनता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार की संरचना, कंपोजिशन ऑफ फैमिली। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्रबंध में उदारीकरण की नीति रही है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन। तो इंडिया में जो उदारीकरण की नीति रही है वो सफल रही है, यानी कि वो सक्सेसफुल रही है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा इंडिया में चेंजेस आया। अब ये क्या होता है हम आगे बताएंगे, टेंशन नहीं लो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन इंडिया जुलाई 1991। अब देखो मेरा बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जुलाई 1991 में भारत को एक न्यू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी यानी कि नवीन आर्थिक नीति, जिसको यू टर्न पॉलिसी भी बोला जाता है। याद रखना, अगर एग्जाम में पूछ दे कि यू टर्न पॉलिसी क्या होता है, यू टर्न पॉलिसी कब बना था, तो बोलना 1991 को बना था। और इस समय जो है वो तीन चीजों के ऊपर डिसीजन लिया गया था, क्योंकि भारत का जो इकोनॉमी था, इंडिया का जो इकोनॉमी था, वो बहुत ही ज्यादा खत्म हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। तो इंडिया का डेवलपमेंट के लिए, यहाँ का बिजनेस अच्छा से चले, इसलिए तीन चीजों को बनाया गया, दैट इज एलपीजी, ग्लोबल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटिलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये तीन चीज को बनाया गया था। याद रखना, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटिलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये तीन चीजों को जुलाई 1991 में जो नवीन आर्थिक नीति आया था उसमें बनाया गया था, और इसके बाद से ही भारत में आर्थिक विकास उतना तेजी से बढ़ा, इसलिए इसे यू टर्न पॉलिसी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है, मेन कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो अभी बताएं, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन भी होगा, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण भी होगा, निजीकरण यानी कि प्राइवेटिलाइजेशन भी होगा। ठीक है, और इन लोग के ऊपर जरूर थ्योरी करना, एग्जाम में आप लोगों को थ्योरी पूछेगा इन सब का। ठीक है, आगे 5 नंबर पे आते हैं। निम्न में से कौन सा आर्थिक पर्यावरण का एक घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। देखो इकोनॉमिक, आर्थिक घटक बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आर्थिक घटक। तो यहां से हम लोगों का आर्थिक घटक क्या होगा? देखो, आर्थिक मतलब जिसमें थोड़ा बहुत पैसा इन्वॉल्व है। आर्थिक घटक मतलब यानी इकोनॉमिक कंपोनेंट मतलब जिसमें थोड़ा सा भी पैसा का जिक्र हो। देखो, जीवन की गुणवत्ता संबंधी सोच पैसा नहीं है। बचत और निवेश, देखो बचत और निवेश, रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वॉल्व है ना, तो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। अब देखो आगे आ रहे हैं क्वेश्चन पे। ए बाप, ये तो बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया। रुक जा, थोड़ा-सा इसको छोटा कर लिया जाए। छोटा हो गया? हाँ, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 पे, सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करता है। गवर्नमेंट रिड्यूस कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस इन। अगर मान लो सरकार किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा नियम कानून बना करके रखा था
और उस नियम कानून को अगर सरकार अभी कम करता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उदारीकरण यानी कि लिबरलाइज़ेशन हो रहा है। लाइसेंस से फ्री किया जा रहा है। बाज़ारों के ऊपर अनवांटेड बेमतलब का जो नियम कानून लगाया था, उसको हटाया जा रहा है। सर वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण का मतलब होता है एक देश से दूसरे देशों में वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात-निर्यात करना। एक देश से दूसरे देश में गुड्स एंड सर्विसेज़ का इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट करना। और सर प्राइवेटाइज़ेशन निजीकरण क्या होता है? यानी कोई भी चीज़ जो अब तक पब्लिक डोमेन में था, यानी कोई भी चीज़ ऐसा जो पब्लिक सेक्टर में था, उसको उठा करके प्राइवेट सेक्टर में डाल दिए। किसमें डाल दिए सर जी? प्राइवेट सेक्टर में, यानी पब्लिक डोमेन से किसी चीज़ को उठा के प्राइवेट कर दिए। ये होता है निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइज़ेशन। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स द बिज़नेस एनवायरनमेंट। भाई बिज़नेस एनवायरनमेंट में क्या नहीं आएगा? तो कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉयी नहीं आएगा, बाकी ये सब बिज़नेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। बिज़नेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है तो सारा इकोनॉमिक चीज़ों से एनवायरनमेंट होगा। आर्थिक प्रणाली है तो सब आर्थिक चीज़ों से प्रभावित होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे सॉरी क्या बोल रहे हैं हम भी। क्वेश्चन नंबर अरे भाई आना इधर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है नियोजन यानी कि प्लानिंग। तबीयत खराब है ना, इतना ज़्यादा फ़ोकस भी नहीं कर रहे हैं थोड़ा-सा भी। पता है अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, सर में एक आवाज़ हो रहा है मेरा टंग, टंग करके। कुछ भी बोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि सर में कोई पीट रहा है हमको कोई चीज़ से। चलो फिर भी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी नियोजन की सीमा नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग? लिमिटेशन का यहाँ से कौन-सा प्लानिंग हम लोगों का नहीं होता है? अब देखो, जब कभी भी हम लोग नियोजन यानी कि प्लानिंग हम लोग करेंगे, तो उसमें से क्या नहीं होगा? देखो, कठोरता यानी रिगिडिटी तो होगा भाई, प्लानिंग करना आसानी तो नहीं होगा। समय की बर्बादी, वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अत्यधिक लागत, ह्यूज कॉस्ट तो लगेगा। बेसिक ऑफ कंट्रोल, ये कंट्रोल जो है उसका उसका लिमिटेशन नहीं होगा क्योंकि ये उसका विशेषता है। ठीक? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो क्या बोला गया है। एक अच्छी नियोजन होती है, एक गुड प्लानिंग। इसको डायरेक्ट याद रखना। एक अच्छा प्लानिंग यानी एक अच्छा नियोजन वही होता है जो लोचपूर्ण होता है यानी कि फ्लेक्सिबल होता है, जिसको हम समय पे अपने हिसाब से बदल सकें। अगर प्लानिंग में कुछ-कुछ चीज़ को चेंज करना है तो हम जल्दी-जल्दी उसको कर सकें, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नियोजन है, प्लानिंग इज़ लक्ष्य अभिमुखी है नियोजन, बिल्कुल। उद्देश्य अभिमुखी है, बिल्कुल। मानसिक प्रक्रिया है, बिल्कुल। तो इनमें से सब। प्लानिंग, गोल ओरिएंटेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड, मेंटल प्रोसेस सब है, तो राइट आंसर होगा डी। क्योंकि जब हम लोग प्लानिंग करते हैं तो भाई इन्हीं सब चीज़ों को ही तो देख कर के करते हैं प्लानिंग। हम लोग का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? आगे, नियोजन है, प्लानिंग इज़ याद रखना प्लानिंग करना एकदम नेसेसरी है, एकदम आवश्यक है। हालाँकि यहाँ पे कंपल्सरी होना चाहिए लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर मारेंगे आवश्यक यानी कि कंपल्सरी। चाहिए क्योंकि बिना प्लानिंग किए हम अपने कंपनी, अपने ऑर्गनाइज़ेशन को चला ही नहीं पाएँगे। नियोजन होता है प्लानिंग इज़ फॉर याद रखना प्लानिंग, नियोजन भविष्य के लिए होता है यानी फ्यूचर के लिए। हम फ्यूचर में कौन-सा काम कब, कहाँ और कैसे करेंगे, इसके बारे में पहले से सोचना ही नियोजन होता है। नियोजन इज़ ए थिंकिंग अबाउट प्रोसेस कि फ्यूचर में कौन-सा काम कब, कहाँ और कैसे करना है, ये प्लानिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं नियोजन में डॉट डॉट शामिल है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्लानिंग में सब आता है। क्या करें, कब करें, कैसे करें, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू सब। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 पे बोल रहा है डैश एक ऐसी विधि है जो कार्य पूरा करती है। डैश इज़ द मेथड्स ऑफ व्हिच कंप्लीट वर्क। अब देखो हम लोगों का संगठन में, हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम है, उस काम को करना है, तो उस काम को कर रहे हैं, तो नहीं बोलते हैं ये काम प्रक्रिया में है, यानी ये काम अंडर द प्रोसेस है। तो प्रोसेस इसका राइट आंसर होगा प्रक्रिया। ठीक है? काम करने को प्रक्रिया यानी प्रोसेस बोला जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। देखो, बोल रहा है नियोजन व्यवसाय की सभी बुराइयों का उपाय नहीं है क्योंकि प्लानिंग इज़ नॉट रेमेडी फॉर ऑल बिज़नेस एविल्स बिकॉज़ अच्छा अगर मान लो कि एक संगठन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर हम मान लो कि प्लानिंग कर ले, तो क्या प्लानिंग करने से मेरा वो सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा? नहीं भाई, कैसे खत्म होगा? ज़रूरी थोड़ी है कि प्लानिंग कर दिए तो एक बार में वो सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, नहीं। और जो नियोजन होता है ना, वो पक्षपूर्ण और समय लेने वाला होता है।
ठीक है? नियोजन सामान्यतः पक्षपातपूर्ण और समय लेने वाला होता है। प्लानिंग इज़ जनरली बायस्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए क्योंकि प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब बहुत ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो हर चीज़ को एक बार में खत्म कर देगा, नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। नियोजन प्रबंध का डॉट डॉट चरण है। प्लानिंग इज़ द डैश स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, तो प्लानिंग मैनेजमेंट का प्रथम कदम है। प्लानिंग इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए हम लोग हर मैनेजमेंट के जितने भी 5 फंक्शन हैं, पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, इनमें से सबसे पहले हम लोग नियोजन को ही करते हैं। ठीक? आगे बजट का अर्थ है बजट रेफर टू, तो बजट का मतलब होता है आश्वासित परिणामों का अंकों में विवरण। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट इनटू एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म याद रखना, बजट पैसे को दिखाता है। आगे आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर आते हैं हम लोग अभी 5 पे। अब देखो चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है हम लोगों का, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। आप एक बार क्या करना ना, हम लोगों का ये जो प्लानिंग का जो स्टेप है ना, प्लानिंग के स्टेप को याद रखना। ठीक है? कि प्लानिंग में कितने स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एस्टेब्लिश करना और दूसरा होता है फॉलो अप। सबसे लास्ट स्टेप होता है फॉलो अप करना, अनुसरण करना, अनुवरत करना या अनुसरण करना। याद रखना एमसीक्यू में पूछेगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 पे बोल रहा है, अधिकार का भरार्पण नहीं किया जा सकता है, अथॉरिटी कैन नॉट बी डन ऑफ। इम्पोर्टेंट कि किस चीज़ का भरार्पण नहीं किया जा सकता है। भरार्पण यानी डेलीगेशन का मतलब है कि हम अपने काम को किसी दूसरे को दे रहे हैं कि ले भाई मेरे बदले तुम काम कर दो। जैसे मान लो कि आज मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया। हम आज सपोज़ करो नहीं पढ़ा पाते, तो हम अपना काम किसी दूसरे को दे देते कि लीजिए आप ये काम को आज मेरे लिए कर दीजिए। उसको बोला जाता है डेलीगेशन, लेकिन मेरे नीचे कोई नहीं है, इसलिए हम किसी को दे नहीं पाए। और याद रखना डेलीगेशन कभी भी सीक्रेट वर्क का, यानी कि गोपनीय कार्य का कभी भी भरार्पण नहीं किया जा सकता है। सीक्रेट वर्क को कभी भी डेलीकेट नहीं किया जा सकता। आप अपने सीक्रेट वर्क को किसी दूसरे को नहीं दे सकते हो। नहीं बोलते हैं चोरी-चोरी, चुपके-चुपके, हाँ, हाँ, जान रहे हैं, यही। ठीक है? सीक्रेट वर्क को किसी को डेलीगेट किया नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, भरार्पण किया जा सकता है, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ। याद रखना डेलीगेशन सिर्फ और सिर्फ भरार्पण अधिकारों का किया जा सकता है। डेलीगेशन कैन डन ओनली अथॉरिटी। अथॉरिटी का याद रखना, ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ना तो अकाउंटेबिलिटी का, ना तो उत्तरदायित्व का, ना तो जवाबदेही का। किसी को भी आप डेलीगेट नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ आपका जो अधिकार है, वो अधिकार आप दूसरे को दे सकते हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपना ज़िम्मेदारी, अपने दायित्व को दूसरों को नहीं दोगे आप। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉयी। कौन-सा ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉयी के स्वीटनेस पे डिपेंड करता है, मतलब उनकी इच्छा पे निर्भर करता है। अगर एम्प्लॉयी को वो काम करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। तो ये होता है हम लोगों का इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अनौपचारिक संगठन। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो उन लोगों को विलनेस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4, संगठन में अनुशासन नहीं है। देयर इज नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है हम लोगों का इनफॉर्मल, यानी कि अनौपचारिक संगठन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है? कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। आगे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों को, उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है। इन एंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय। देखो इस क्वेश्चन का मतलब समझना कि ये क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि एक जो हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन जो चलता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक पूरे बिज़नेस में ऑर्गेनाइजेशन बनाने का ज़िम्मा किसका है? तो भाई ज़िम्मा उसी का होगा ना जो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा कौन है टॉप लेवल में? तो ये ज़िम्मा होगा उच्च प्रबंध का, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का ये ज़िम्मा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 7 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोगों को यहाँ बोल क्या रहा है, ठीक है? चलो थोड़ा-सा और इसको छोटा कर देते हैं। देखो 7 नंबर पे बोल रहा है, प्रभावी भरार्पण के लिए आवश्यक है, फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन व्हाट इज़ नेसेसरी। तो अगर आप अच्छा से डेलीगेशन करना चाहते हो, यानी आप अगर अपना काम किसी अपने से नीचे लोग को दिए हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? इनमें से सब काम आपको करना होगा, ऑल ऑफ दिस। जैसे संपर्क की सुविधा, फैसिलिटेट टू कॉन्टैक्ट, आपको उन लोगों के कॉन्टैक्ट में रहना होगा। इसके बाद सहयोग तथा समन्वय का पर्यावरण, एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, आपको उनके साथ तालमेल बैठा के काम करना होगा और उनको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि देख भाई तेरा ये अधिकार है, तेरा ये अथॉरिटी है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में बोल रहा है अधिकार का भरार्पण का आशय है अधीनस्थों को भरार्पण। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स ऑफ, इसका मतलब होता है वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी, यानी कार्य एवं संबंधित अधिकार।
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि आप अपने से नीचे के लोगों को कोई काम और उस काम से रिलेटेड जितने भी अधिकार है, जितने भी राइट्स है, वो दे रहे हो कि लो ये तेरा काम है और ये तुमको यहाँ पे करना है, तुम अपने हिसाब से इसको थोड़ा-सा देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपेंड, ऐसा मैनेजमेंट जो अपने आप एक्सपेंड हो जाता है, वो कब होता है? वो तब होता है जब डेलीगेशन किया जाता है, यानी कि भरार्पण से। भरार्पण करने से कर्मचारियों का स्वतः विकास होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा था, हम बता दे रहे हैं। अगर आपको पूछता ना स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के कितने कदम होते हैं, तो बोलना 4। 4 स्टेप। बुक में आपको इसका आंसर 8 दिखेगा, नेट में इसका आंसर आपको 8 दिखेगा, लेकिन 8 नहीं होगा, आपको याद रखना है 4। क्या याद रखना है? 4, ठीक? और ये बोलेगा अगर कुंटज एंड ओडेनोल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडेनोल, हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के कितने चरण होते हैं? तब बोलना 7, कुंटज एंड ओडेनोल के रिगार्डिंग। नहीं तो नॉर्मल अगर पूछे कि संगठन के कितने कदम होते हैं, तो बोल देना भाई 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 का नाम है नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग, ठीक है? और सिर्फ आप लोग इतना देख करके इसी में मत रहना। ये नहीं बोलना कि विक्की सर तो बोले थे कि इतना क्वेश्चन कर लो हो जाएगा। हम इतना नहीं बोले हैं। हम बोले इसके अलावे आपको मॉडल पेपर इस साल का, पिछले साल का मॉडल पेपर, पिछले साल का पीवाईक्यू तो हो जा रहा है यहीं से, प्लस परख का मॉडल पेपर और जो हम आपको देंगे 100 एमसीक्यू वो उतना कर लेना, उतना से आपका काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं करना है कुछ। बोला गया कर्मचारियों का चयन होता है, सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव फॉर। लो भाई, अब हमको फिर से बताओ वही क्वेश्चन जो शायद हम लोग स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि बोला गया है जो सिलेक्शन, एक मिनट, कर्मचारियों का चयन होता है, सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, अरे यार कैसे दे दिया, सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूटिव्स दे दिया, ये तो एग्जीक्यूटिव्स दे दिया। निम्न स्तर के श्रेणियों का, उच्च स्तर के, मिडिल स्तर के, सब। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस कैसे भाई? एक क्वेश्चन का अलग-अलग आंसर कैसे? कर्मचारियों का चयन होता है, सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स फॉर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अच्छा, ऑल ऑफ दिस याद रखना। चलो हटाओ। उस क्वेश्चन में देखने दो तो ऑल ऑफ दिस था क्या वहाँ पे? 1 सेकंड देना। हाँ, चैप्टर नंबर 1 था ना, हमको 1 सेकंड देना तो। आजा, आजा जल्दी तो चैप्टर नंबर 1। रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ, चैप्टर नंबर 1 में हमको जाने दो। ऐसे कैसे गलत बता दिए हम? समन्वय स्थापित किया जाता है, कर्मचारियों कहाँ गया भाई? प्रबंध का उत्तरदायित्व, ये तो नहीं था। किन अधिकारियों का चयन होता है? 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 उम, इसका भी आंसर ऑल ऑफ दीज़ है, याद रखना। चलो हटाओ, ऑल ऑफ दिस, सबका, सबका, सबका याद रखना। किन कर्मचारियों का चयन होता है? सबका। कहाँ गया? हाँ, नियुक्तिकरण ना, यहाँ थे ना? हाँ, किन कर्मचारियों का चयन होता है? सिलेक्शन फॉर एग्जीक्यूटिव्स फॉर ऑल ऑफ दिस, सबका, सबका याद रखना इसको भी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इन्वॉल्व। तो क्या करेंगे जिससे एम्प्लॉय लोगों का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा? प्रमोशन, पदोन्नति करने से बिल्कुल होगा, हस्तांतरण ट्रांसफर करने से बिल्कुल होगा, ट्रेनिंग प्रशिक्षण देने से बिल्कुल होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, नियुक्तिकरण है, स्टाफिंग इज। स्टाफिंग क्या है? तो देखो स्टाफिंग का एक मतलब होता है, स्टाफिंग का मतलब होता है ये नियुक्तिकरण है, स्टाफिंग इज संगठन का भाग, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ है। कर्मचारी प्रबंध का फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, हाँ है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध का कार्य है, हाँ है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सब इसको देखता है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड भर्ती, चयन, प्रशिक्षण यानी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, ये सब ही जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी प्रोसेस होता है। पहले रिक्रूटमेंट होगा, फिर सिलेक्शन होगा, फिर ट्रेनिंग होगा, पहले भर्ती, चयन, प्रशिक्षण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है। देखो 12 में पूछा, 17 में पूछा, 20 में पूछा, 23 में पूछा, तो क्या 24 में नहीं, 25 में नहीं पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज
स्टाफिंग करने में हम लोग जो भी पैसा खर्च करते हैं वो हम लोग का क्या होता है? विनियोजन यानी कि इन्वेस्टमेंट होता है। स्टाफिंग करते समय जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं वो लोग काम करेगा कल को मेरे लिए, इसलिए उसको इन्वेस्टमेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सी नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टाफिंग फंक्शन? चलो देखते हैं। प्लानिंग, नियोजन, ये काम नहीं है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण है। कौन नहीं है? तो हम लोगों का ये प्लानिंग नहीं है। ये है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 7 में बोल रहा है नियुक्तिकरण है स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? तो नियुक्तिकरण का मतलब हम लोगों का होता है आपका व्यक्तियों को कार्य पर लगाना, टू अपॉइंट द पर्सन ऑन वर्क। इसका ही मतलब होता है नियुक्तिकरण की जो ऑर्गेनाइजेशन में जो खाली जगह है उसमें लोगों को भरो। प्रशिक्षण की विधियाँ है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर। तो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग कार्य बदली प्रशिक्षण भी होता है, कार्यपल प्रशिक्षण भी होता है, प्रशिक्षुतु कार्य प्रशिक्षण भी होता है, सब होता है। जॉब रोटेशन ट्रेनिंग भी होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होता है, अप्रेंटिस ट्रेनिंग सब होता है। क्यों? क्योंकि अलग-अलग तरीके से जो है लोगों को ट्रेनिंग देने का काम होता है। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशिक्षण एक डॉट डॉट प्रक्रिया है, ट्रेनिंग इज़ है। तो ट्रेनिंग जो है एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है यानी कि एक सतत प्रक्रिया है। ये हमेशा चलते रहेगा। ट्रेनिंग हमेशा चलते रहेगा। एक एम्प्लॉयी का ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद कुछ महीनों के बाद अगर कोई नया आएगा तो फिर उसको ट्रेनिंग दो, उन लोगों का हो गया, फिर कोई आएगा तो फिर उन लोगों को ट्रेनिंग दो, ठीक है? तो ये हमेशा चलता रहेगा। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है हम लोगों का? निर्देशन यानी कि नियुक्तिकरण। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है नेता होता है, द लीडर इज़। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि लीडर जो होता है वो कौन होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर होता है वो कौन होता है? ऑप्शन ए जन्म लेता है, बनाया जाता है, जन्म और बनाया दोनों जाता है। भाई दोनों, अभी तो ऊपर पढ़े थे ना, बर्थ एंड मेड दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 नेता में होता है द लीडर पोजेज। एक लीडर में क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए निपुणता यानी कि इंटेलिजेंस। क्या नेता इंटेलिजेंस होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए। दूरदर्शिता फोरकास्टिनेशन बिल्कुल होना चाहिए। आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे आते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा-सा ना धुंधला दिख रहा है, थोड़ा-सा मैनेज कर लेना। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोगों का अभिप्रेरण साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए। मोटिवेशनल मीन्स शुड बी डिटरमाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। बोला गया है कि जब कभी भी मोटिवेशन का बात आएगा, तो मोटिवेशन को हमेशा किस तरीके से डिटरमाइन करना चाहिए? समूहों में, व्यक्तियों में, कृत्य में या सब में? भाई सब में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण है फॉर इफेक्टिव डायरेक्शन मोटिवेशन इज। अगर मान लो हम ये चाहते हैं कि जितने भी एम्प्लॉय लोग काम कर रहा है वो एम्प्लॉय अपने अच्छे से काम करे, इसलिए उसको मोटिवेट करना क्या होगा? आवश्यक होगा यानी कि नेसेसरी होगा। भाई मोटिवेट नहीं करेंगे तो काम करोगे कैसे? काम करेगा कैसे? ठीक है? अभी देखो ना, अभी अगर आपके घर वाले, आपके मम्मी-पापा बोल दे कि बेटा, ए बाबू अगर तुम क्लास 12th में फर्स्ट डिवीज़न से पास होगा ना रे, तो मोबाइल खरीद देंगे, बाइक खरीदेंगे, स्कूटी खरीद देंगे। तो आपके अंदर एक अलग मोटिवेट, अलग जुनून आएगा कि अरे! चलो पढ़ते हैं, फर्स्ट डिवीज़न आएँगे, ये मिलेगा। तो इसीलिए मोटिवेट करना आवश्यक होता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 पे बोला प्रभावी संदेशवाहन के लिए आवश्यक है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है? स्पष्ट क्लियरिटी होना चाहिए, सही बात है। शिष्टता कॉन्सर्टी बिल्कुल होना चाहिए। निरंतरता यानी कंटिन्यू बातचीत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये सब नहीं पढ़ो, ठीक है? ये सब नहीं पढ़ना इसलिए इसको नहीं पढ़ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर। संदेशवाहन में न्यूनतम पक्षकार होते हैं। द मिनिमम पार्टीज टू कम्युनिकेशन आर। एक कम्युनिकेशन में कम से कम 2 लोग होता है। एक रिसीवर और एक सेंडर, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। प्रभावी संदेशवाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन से लैंग्वेज का प्रयोग नहीं होना चाहिए? तो अस्पष्ट शब्द का यानी कि एम्बिगियस लैंग्वेज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेता के पास होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस साल पूछ सकता है। नेता के पास होता है द लीडर हैज अथॉरिटी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर होता है उसके पास किस तरीके का अथॉरिटी होता है? औपचारिक अधिकार यानी कि फॉर्मल राइट्स उसके पास होता है। प्रबंधक होता है द मैनेजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनेजर जो है वो क्या होता है? तो मैनेजर एक नेता होता है यानी एक लीडर होता है। मैनेजर क्या होता है? एक नेता होता है यानी कि एक लीडर होता है। ठीक है? चलो आगे अंगूरी बेल संदेशवाहन होता है। ग्रेफेवाइन कम्युनिकेशन इज।
ग्रेफेबाइन कम्युनिकेशन जो होता है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अनौपचारिक संगठन होता है मेरा, ठीक है? और स्केलर चेन बोलता तो वो होता फॉर्मल। आया मेरा बात समझ में? 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में ये क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ थोड़ा-सा इसको छोटा कर दे रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निर्देशन है डायरेक्टिंग इज़ तो डायरेक्टिंग करना क्या है? हम लोगों का सर्वव्यापी कार्य यानी परवेशिव है, यानी कि परवेशिव मतलब होता है कि सब जगह। क्या हर एक काम के लिए डायरेक्टिंग करना, हर लेवल में डायरेक्टिंग करना होगा? हर बिल्कुल है। निष्पादन अभिमुखी यानी परफॉर्मेंस ओरिएंटेटेड परफॉर्मेंस दिखता है, सही बात है। कंटिन्यू एक्टिविटी है, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? चलो, आगे आते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं, जिसका नाम है हम लोगों का नियुक्तिकरण नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग चैप्टर नंबर 8। देखो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं, द एम्प्लॉइज कंट्रोल इज। अब भाई अगर कोई भी पर्सन का आप हद से ज़्यादा कंट्रोल करो ना, तो सामने वाला उसका विरोध करता है, अपोज़्ड करता है, बोलता है, जब देखो तब खाली बोलते रहता है, रोकते-टोकते रहता है, माथा खराब। क्वेश्चन नंबर 2 प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन एक मैनेजमेंट पे जो है वो कंट्रोल किसके द्वारा होता है सबके द्वारा ठीक है सभी स्तरों के प्रबंधकों के द्वारा ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट सबके द्वारा जो है नियंत्रण किया जाता है सबके द्वारा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं नियंत्रण प्रबंध का पहलू है कंट्रोलिंग इज द डॉट डॉट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस तो कंट्रोलिंग जब कभी भी किसी का भी किया जाता है ना तो वो प्रैक्टिकली दिखता है यानी वो व्यवहारिकता से संबंधित है प्रैक्टिकल से संबंधित है वो दिखता है क्वेश्चन नंबर 4 नियंत्रण प्रबंध का डॉट 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 कार्य है कंट्रोलिंग इज द डेस फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट तो कंट्रोलिंग हम सबको पता है मैनेजमेंट का सबसे अंतिम कार्य यानी कि सबसे लास्ट फंक्शन है सबसे लास्ट में कंट्रोलिंग ही किया जाता है क्वेश्चन नंबर 5 प्रभावी नियंत्रण है इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज तो एक जो इफेक्टिव कंट्रोलिंग जो होता है मेरा वो इफेक्टिव कंट्रोलिंग मेरा होता है डायनेमिक यानी कि गत्यात्मक ऐसे कंट्रोलिंग को हम लोग इफेक्टिव कंट्रोलिंग बोलते हैं जो डायनेमिक नेचर का हो यानी जो समय के हिसाब से चलता रहे बदलता रहे ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं डॉट 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 बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूर्ति के लिए बनाया जाता है बजट आर प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म तो ऐसा बजट जो है जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए बनाया जाता है उसमें किस चीज का जरूरत होता है भाई वित्त यानी कि फाइनेंस का बिना वित्त बिना पैसा का बजट थोड़ी बनने वाला है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे 7 नंबर पे हम लोगों को बोल रहा है बजट नीति डॉट डॉट विवरण है बजट इज डॉट डॉट स्टेटमेंट तो बजट जो है एक हम लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वित्तीय विवरण होता है उसमें देख बताया जाता है कि पैसा इतना है इन चीजों पे वो पैसा खर्च होगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 पे बोला गया है बजट एक डॉट डॉट अवधि के लिए तैयार किया जाता है ए बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए एक बजट जो है वो एक निश्चित समय के लिए बनाया जाता है किसके लिए एक निश्चित समय के लिए बनाया जाता है एक डेफिनेट टाइम के लिए बनाया जाता है क्वेश्चन नंबर 9 बजटरी नियंत्रण प्रबंध का डॉट डॉट नहीं है बजटरी कंट्रोल नोट ए डैश ऑफ मैनेजमेंट तो बजटरी कंट्रोल जो है वो एक मैनेजमेंट का क्या नहीं होता है तो बजटरी कंट्रोल एक बजट का एक मैनेजमेंट का स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बजट बना लेते हो तो आपको मैनेजमेंट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बाप रे बाप! बड़ा हेवी सर दर्द हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इन ए बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ कंट्रोल इज़ नीडेड। एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में जब कभी भी कंट्रोल का ज़रूरत होगा, तो वो हमेशा निरंतर कंटीन्यूअसली हमेशा कंट्रोलिंग का ज़रूरत पड़ता रहेगा। जब-जब बिज़नेस में ज़रूरत होगा, तब-तब कंट्रोलिंग होते रहना चाहिए। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 पे नियुक्तिकरण का प्रमुख उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग इज़ तो एक जो हम लोगों का कंट्रोलिंग होता है उसको करने का मेन उद्देश्य क्या होता है विभिन्नता आपको विचलन यानी कि डेविएशन सुधार लाना यानी कि रेक्टिफिकेशन हाँ सुधार लाना तो मेरे ख्याल से तो इसका राइट आंसर होगा सुधार लाना लेकिन कई जगह ना इसका आंसर जब आप सर्च करोगे ना तो आपको नन ऑफ दिस आपको दिखेगा लेकिन जहां तक हमको लगता है कि मैनेजमेंट का मेन उद्देश्य सुधार लाना हो सकता है ठीक है हालांकि फिर आप इसको एक बार थोड़ा सा ना इसको आप लोग गूगल करना तो गूगल करके इसका आंसर हमको नीचे कमेंट करके बताना। आते हैं चलो चैप्टर नंबर 9 वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है ये देखो ये एक स्टेटमेंट है हम लोगों का पहला क्वेश्चन बोल रहा है डॉट डॉट व्यवसाय के संचालन में प्रयुक्त अपेक्ष यानी देखो ये डेफिनेशन है किसके बारे में ये डेफिनेशन जो है वो बताया गया मतलब ये किस चीज के बेसिक में ये बताया जा रहा है तो ये बताया जा रहा है फिक्स एसेट के लिए यहाँ पे फिक्स एसेट डालो उसके बाद पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा ये उसका डेफिनेशन बोल रहा है कि एक बिजनेस में
जो चीज़ लंबे समय तक यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको फिक्स एसेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अस्थायी पूँजी की आवश्यकता डॉट डॉट अवधि के लिए होती है। फिक्स कैपिटल इज़ नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ। तो फिक्स्ड कैपिटल का यूज़ जो है वो बिज़नेस में लंबे समय के लिए किया जाता है। ठीक है? अस्थायी पूँजी का प्रयोग दीर्घकालीन अवधि के लिए यानी कि लॉन्ग पीरियड के लिए किया जाता है। वर्किंग कैपिटल को डे टू डे खर्चा के लिए रखा जाता है। ठीक है? आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बैंक से अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल ऑन करंट अकाउंट। ठीक है? चालू खाता में। जो करंट अकाउंट होता है ना, जो बिज़नेसमैन लोग खोलता है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग खोलता है ना, उसमें आप लोगों का बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी जो है वो मिलता है। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 4 पे वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य है मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर। तो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम इनमें से सब होता है। ठीक है? यानी कि फंड कहाँ से आएगा, फंड के लिए प्लानिंग करना, एलोकेशन करना, कोषों को प्राप्त करना, वित्तीय नियोजन करना, कोषों का बँटवारा करना, सब कामों को जो है वो करता है। क्वेश्चन नंबर 5 वित्तीय प्रबंध है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। तो हम बताए थे ना मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस दोनों होता है। तो राइट आंसर होगा कला और विज्ञान दोनों, आर्ट एंड साइंस ये दोनों होता है। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 6 नहीं करो छोड़ दो, ये सीबीएसई वाला है नहीं करना है। 7 नंबर करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये देखो 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोगों को बोल रहा है दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है। नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस आर। लॉन्ग टर्म फाइनेंस में क्या नहीं आता है? पहला समता अंश इक्विटी शेयर, ये तो भाई लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है। ऑप्शन सी पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर, ये भी होता है। लॉन्ग टर्म लोन, ये भी होता है। मेरा कौन दीर्घकालीन ऋण में शामिल नहीं होता है? तो लाभांश, डिविडेंड। ये डिविडेंड हमको मिलता थोड़ी है, डिविडेंड तो हमको देना पड़ता है। ठीक है? तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस का पार्ट नहीं है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 पे वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज। तो सबसे चीपेस्ट सोर्स है, सबसे सस्ता होता है प्रतिधारित आय यानी कि रिटेन्ड अर्निंग होता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे डॉट डॉट अस्थायी पूंजी का साधन नहीं है द सोर्सेस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल नोट। यहाँ से कौन फिक्स्ड कैपिटल मेरा नहीं है? तो फिक्स्ड कैपिटल मेरा नहीं है, हम बता दे रहे बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक अधिविकर्ष हम लोग के लिए फिक्स्ड कैपिटल यानी कि अस्थायी पूंजी नहीं है हम लोगों के लिए। ठीक है? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 साल जैक बोर्ड में पूछा है 13, 18 और 23 में। तो ज़ाहिर-सी बात है 2025 में फिर से इसको पूछे जाने का चांस हो सकता है। आगे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ये किसने कहा था कि चालू संपत्ति का योग ही व्यवसाय की डॉट डॉट है। यानी जेएस मिल ने जो कहा था कि चालू संपत्ति का योग ही व्यवसाय का क्या कहलाती है। तो याद रखना इस चीज को, चालू संपत्ति का जो योग है वो व्यवसाय का कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। ठीक है? वर्किंग कैपिटल होता है ना करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। द सम ऑफ करेंट एसेट ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अभी आपके बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर। याद रखना हम लोगों को जो फिक्स्ड कैपिटल का जरूरत पड़ता है वो कोई फिक्स एसेट को खरीदने के लिए, यानी अस्थायी पूंजी का जरूरत अस्थायी संपत्तियों के क्रय के लिए होगा, जैसे भूमि के क्रय के लिए परचेज ऑफ लैंड। बाकी ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर इन सब के लिए हम लोगों के पास वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी होना चाहिए। लेसन 10 पे आते हैं विपणन यानी कि मार्केटिंग। चलो तो पहला क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे बोल रहा है विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता है। मार्केटिंग मिक्स डज नॉट इंक्लूड। तो मार्केटिंग मिक्स में यहाँ से क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो उपभोक्ता संरक्षण यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं आता है। उसके जगह प्राइस, प्रोडक्शन, प्रमोशन, मूल्य, उत्पाद, पदोन्नति, आपका ये प्रमोशन, प्रोन्नति, ये सब शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड आर। तो गुड ब्रांड का सारा विशेषता है, उसका नाम सूक्ष्म यानी छोटा होना चाहिए, स्मरणीय यानी मेमोरेबल आसानी से याद रखने वाला होना चाहिए, आकर्षण यानी कि अट्रैक्टिव होना चाहिए, जैसे टाटा, बाटा, जियो ऐसा। आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला जा रहा है, विपणन पर व्यय किया गया धन है, मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज। तो मार्केटिंग करते समय हम लोग जो भी पैसा खर्च करते हैं वो क्या होता है? तो मनी स्पेंट ऑफ मार्केटिंग इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। विपणन पे जो भी पैसा धन किया जाता है वो विपणन होता विनियोजन होता है। यहाँ तक कि आज के समय में विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट में भी जो पैसा खर्च किया जाता है ना वो भी इन्वेस्टमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं विपणन का लाभ है द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू। तो एक विपणन का लाभ सबको मिलता है फॉर ऑल, क्योंकि एक मार्केटिंग से सबको फायदा होगा, कंज्यूमर, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर, उपभोक्ता, व्यवसाय निर्माता सबको भाई इससे फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 विपणन अवधारणा है
मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज। अच्छा पता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का शुरुआत ना सबसे पहले अमेरिका से आया था। कहाँ से आया था? अमेरिका से मार्किंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का शुरुआत हुआ था, इस चीज़ को याद रखना। तो ये बोल रहा है कि हम लोगों का मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है, वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो किस चीज़ पे हम लोगों का बेस्ड है, ठीक है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हम लोगों का किस चीज़ पे बेस्ड है मतलब मेन रूप से वो किस पे फ़ोकस करता है? तो भाई सब पे। प्रोडक्ट ओरिएंटेटेड है, सेल किया जाता है, कस्टमर को ध्यान में रखा जाता है, उत्पाद उन्मुखी होता है, विक्रय उन्मुखी है, ग्राहक उन्मुखी है, सब है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में बोल रहा है उत्पाद मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन मिक्स। तो इसमें सब आएगा। मार्केटिंग भी यानी विपणन भी, प्रोडक्शन यानी कि उत्पाद भी, फाइनेंस यानी सब। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है उपभोक्ता ये गलती से यहाँ आ गया, ये हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन हम इसी में बता दे रहे हैं। उपभोक्ता विवादों के निपटारे की स्वतंत्र हाँ, इसका आंसर याद रखना। अगर कभी भी किसी भी उपभोक्ता के साथ, किसी भी कंज्यूमर्स के साथ कोई भी शोषण हो रहा है, तो उसके लिए 3 टियर बनाया गया है मतलब त्रिस्तरीय इसके लिए होता है, ठीक है? इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं विपणन में उत्पादन का डॉट डॉट शामिल है। मार्केटिंग इन्वॉल्व डेज ऑफ एक्टिविटी रिगार्डिंग गुड्स यानी जब हम लोग एक मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग में गुड्स के बारे में क्या होता है सेल प्रमोशन यानी कि विक्रय संवर्धन शामिल होता है। ठीक है? विपणन में उत्पाद का विक्रय संवर्धन सेल प्रमोशन रिगार्डिंग गुड्स एडवर्टाइजमेंट ओह इसका आंसर डी होगा जी सब। सब होगा इसका आंसर ऑल ऑफ दिस सब होगा। सब होगा। बहुत ज़्यादा परेशान कर दे रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल रहा है व्यवसाय के लिए विपणन का फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज। एक व्यवसायिक एक बिजनेस के लिए व्यवसाय का होना अनिवार्य है यानी कि कंपलसरी है। क्यों? अरे भाई अगर मार्केटिंग होगा ही नहीं तो बिजनेस चलेगा कैसे? इसीलिए किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग का होना एकदम कंपलसरी है, चाहिए ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक? ये देखो ये क्वेश्चन 2024 में पूछा था। क्वेश्चन में है फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? द राइटर ऑफ द बुक फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग नामक बुक को किसने लिखा था? तो ये लिखा था फिलिप्स कोल्टर ने। किसने लिखा था? फिलिप्स कोटलर ने लिखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलो लास्ट चैप्टर में आते हैं हम लोग, जिस चैप्टर का नाम है हम लोगों का उपभोक्ता संरक्षण यानी कि कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन। ठीक है? चलो आगे। पहला क्वेश्चन में आते हैं, बोल रहा है कि जिला आयोग विवादों का निपटारा कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। अच्छा एक बात समझ लो, इंडिया में अगर किसी भी कंज्यूमर्स के साथ, किसी भी उपभोक्ता के साथ कोई भी शोषण होगा, तो उनके शोषण को सोल्व करने के लिए 3 स्तर पे फोरम को बनाया गया है। सबसे नीचे में होता है जिला आयोग, सबसे नीचे में कौन होता है? जिला आयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन। उससे ऊपर होता है हम लोगों का राज्य आयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट कमीशन और उससे ऊपर में आता है हम लोगों का राष्ट्रीय आयोग। क्या होता है? राष्ट्रीय आयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल कमीशन। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई ऐसे कंज्यूमर के साथ कोई भी शोषण हुआ है और उसका शोषण का जो दावा है, मतलब वो बोल रहा है कि मेरे साथ शोषण हुआ, हम तुम्हारे ऊपर 5 लाख का केस करेंगे, हम तुम्हारे ऊपर मानहानि का 10 लाख का केस करेंगे। तो उस तरीके से, तो अगर कंज्यूमर्स का शिकायत अगर 1 करोड़ तक का है, कितने तक है? 1 करोड़ तक है, तो ध्यान रखना कि 1 करोड़ तक के विवादों को कौन सुनेगा? जिला आयोग सुनेगा। अगर 1 करोड़ तक का शिकायत है, तो जिला आयोग के पास जाओ। और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 10 करोड़ तक है, 1 करोड़ से लेके अगर 10 करोड़ के बीच में होगा, तो आप कहाँ जाओगे? तो आप जाओगे राज्य आयोग में। और अगर आपका शिकायत 10 करोड़ से अधिक है, अगर आपका शिकायत 10 करोड़ से अधिक है, तो आप राष्ट्रीय आयोग पे जाओगे। ये जिला आयोग कहाँ बनता है? जिला स्तर पे यानी कि जो सिविल कोर्ट होता है, वहाँ बनता है। राज्य आयोग यानी कि हम लोगों का स्टेट कमीशन जो है, वो हम लोगों का हाई कोर्ट में बनता है और राष्ट्रीय आयोग जो है हम लोगों का नेशनल लेवल पे बनता है। जैसे अगर हम झारखंड में बात करें, झारखंड में हम बोकारो में रहते हैं, तो बोकारो में हम लोगों का जो चास में एक कोर्ट है, उस कोर्ट में हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट फोरम है, जिला आयोग है। और हम लोगों का जो रांची में जो हाई कोर्ट है, रांची हाई कोर्ट, उसमें हम लोगों का राज्य आयोग है। और हम लोगों का जो दिल्ली में जो हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ हम लोगों का राष्ट्रीय आयोग है। हम लोग को डिपेंड ये करता है कि हम लोगों का जितना शिकायत है, उन शिकायतों को लेके वहाँ हम लोग जाएँगे उस समय। आया समझ में? जितना बड़ा पैसा का शिकायत, उतना ज़्यादा ऊपर लेवल में केस होगा। इसको याद रखना, ठीक है? अब आते हैं, तो अब बोल रहा था कि जिला आयोग यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन कितने तक को शिकायत को सुनेगा? तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन 1 करोड़ तक के शिकायतों को सुनेगा। कितने तक को? 1 करोड़ तक के शिकायत को सुनेगा।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है यहाँ? क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोगों को बोल रहा है उपभोक्ता विवादन निवारण एजेंसी है। कंज्यूमर्स डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसीज आर जिला आयोग यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोरम है, राज्य आयोग स्टेट फोरम है, राष्ट्रीय आयोग नेशनल फोरम है, यानी कि इनमें से सभी लोग हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 नंबर पे देखो क्या बोल रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशनरी कम्स अंडर कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब किस तरीके के विवादों को शामिल किया जाएगा। तो याद रखना इसमें ऐसे विवादों को शामिल किया जाएगा जहां एक आदमी जब दूसरे आदमी को कोई गुड्स भेजा है तो वो डिफेक्टिव गुड्स हो। ऐसा गुड्स हो, डिफेक्टिव गुड्स हो, मतलब कि टूटा फूटा या तो फिर एक्सपायरी गुड्स या तो फिर उनके साथ मिलावटी करके बेचा, तो ऐसे चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। आ गया मेरा बात। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रेता द्वारा दोषी माल का विक्रय संबंधी विवाद, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय द सेलर। ठीक है, आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड। इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? इस चैप्टर से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछेगा ही पूछेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बोल रहा है कब लागू हुआ? तो ये 1986 को लागू हुआ था। याद रखना 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। ठीक, और ये भी डेट आप लोगों को याद रखना होगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी हुआ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इफेक्टिव इन इंडिया। अब मेरा बात को ध्यान से समझना, इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, हम बता दे रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में 1986 को बन तो गया था, 1986 में ये बन गया था, लेकिन ये अपना काम करना कब से स्टार्ट किया? ये काम करना स्टार्ट किया आपका 15 अप्रैल 1987 से ये काम करना स्टार्ट किया। आया समझ में? ऊपर वाला क्वेश्चन में पूछा कि एस्टैब्लिश कब हुआ, तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिखे कि ये एस्टैब्लिश हुआ था 1986 को। लेकिन यहाँ बोल रहा है काम करना इफेक्ट कब से हुआ, काम करना कब से स्टार्ट किया? तो ये 15 अप्रैल 1987 से अपना काम करना स्टार्ट किया। आया समझ में? और याद रखना इस एक्ट के रिगार्डिंग उपभोक्ताओं को यानी कंज्यूमर को 6 अधिकार, कितने अधिकार? 6 अधिकार यानी 6 राइट्स, 6 राइट्स और 6 दायित्व यानी कि 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है। इसको याद रखना कि कौन-कौन सा 6 अधिकार और कौन-कौन सा 6 दायित्व है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और अभी भारत में जो नया अमेंडमेंट हुआ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पे जो नया बदलाव हुआ, वो 2019 में हुआ है। तो आप एक बार इसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 19 एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को भी आप एक बार याद रखोगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को भी आप एक बार याद रखोगे, उसको देखना, क्योंकि 2024 में यही 2019 वाला एक्ट पूछा था आप लोग को। ठीक है, इसलिए याद रखना। देखो यही क्वेश्चन देखो आ गया यहाँ पे, 19 वाला जिक्र किए और देखो 19 वाला आ भी गया। क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत निम्न में से किसी उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कंज्यूमर्स एज पर कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2019? किसको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किसे? तो एक व्यक्ति जिन्हें वस्तुओं को पुनः विक्रय के उद्देश्य से प्राप्त किया हो। ए पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल परचेज, यानी एक कंज्यूमर अगर गुड्स को इसलिए खरीदा है कि उसको दोबारा से बेचे, तो उसको कंज्यूमर में शामिल नहीं करेंगे। ठीक, आगे बोल रहा है क्वेश्चन में राज्य आयोग कितने तक के विवादों का निपटारा कर सकती है? स्टेट कमीशन कैन सेटल, स्टेट बोला तो स्टेट 1 करोड़ से अधिक का, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, राज्य आयोग बोल रहा है ना, स्टेट कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट। स्टेट कमीशन 1 करोड़ से अधिक। ठीक है, राइट आंसर होगा डी, 1 करोड़ से अधिक। ठीक है, याद रखना जो हम अभी ऊपर में आप लोग को लिखवाए थे। बस हो गया, इतना एमसीक्यू जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। अब आप फिर से पूछोगे कि क्या सर इतना एमसीक्यू करेंगे तो हो जाएगा? देखो ये तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उससे ज्यादा तो और कुछ नहीं है। तो इसके अलावे आप लोगों को इस साल का जेक बोर्ड का मॉडल पेपर करना है, परख का जो मॉडल पेपर आया है वो करना, और अगर आप कर सको तो आप कोई भी एक गेस्ट पेपर से इसके ऑब्जेक्टिव्स को कर लेना। कोई भी गेस्ट पेपर, आपके पास कोई भी गेस्ट पेपर अवेलेबल है, आप वहां से उसके एमसीक्यू को कर लेना। और हम 100 एमसीक्यू का ट्राई करते हैं, हम 2 वीडियो लाए और कम से कम 1 या 2 और हम आप लोगों को सेट अपलोड कर दे। इतना अगर आप कर लोगे तो भाई हो गया, इससे ज्यादा बिजनेस स्टडी में कुछ भी और नहीं पूछेगा।
नहीं तो अगर आपके पास बिज़नेस स्टडी का अगर बुक है, तो उस बुक में चैप्टर बाय चैप्टर जो एमसीक्यू दिया है उसको कर लो। बुक का अगर चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू कर लिए तब तो भाई इससे ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप चाहो तो बुक का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो रहने देते हैं, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बहुत अजीब टाइप का शरीर में दर्द हो रहा है, पूरे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर के आएँगे क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है, तो इसके लिए आप लोग परेशान मत हो। लेकिन इसके अलावे हम जो-जो आप लोगों को करने बोले हैं, प्लीज़ वो चीज़ कर लेना, ठीक है ना? हर चीज़ अगर मेरे ऊपर ही छोड़ दोगे कि गुरुजी आप कराओ, तो ही करेंगे और मान लो मेरा कुछ और ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, तब तो दिक्कत होगा ना। इसलिए जैसे हम इस साल का मॉडल पेपर का वीडियो पहले डाल चुके हैं, परख का वीडियो पहले डाल चुके हैं और ये वीडियो अभी डालें, 100 एमसीक्यू का 2 वीडियो लेकर के आएँगे, वो कर लेना और आप अपने पास आपके पास जो गेस्ट पेपर अवेलेबल है या आपके पास अगर बुक है, तो वहाँ से आप एक बार एमसीक्यू को देख लेना। इतना बस कर लो मेरे लिए और बाकी हो जाएगा। ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।